पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो ये है जी कमाल पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का। कल 2500 पॉइंट्स नीचे और आज 1700 पॉइंट्स ऊपर, और आहिस्ता आहिस्ता सुबह से ऊपर ही ऊपर। बल्कि ओपन तो नीचे हुई थी, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, एकदम नीचे जाके यही बताना चाह रहे थे कि भाई आज भी हमने वही करना है। और जिसने कल माल नहीं बेचा होगा शायद उसने आज डर के बेच दिया हो। बल्कि कुछ तो एनालिस्ट भी कह रहे थे कि यार सुबह माल बेच दिया करें और शाम को खरीद लिया करें, क्योंकि शायद वो इस गलत फहमी में मुब्तला थे कि मार्केट ने रोज डिप ही देनी है। मतलब ऐसे कोई मजाक है यार। कल आग लगी हुई थी कि बस सारे बेच रहे हैं, खरीदने वाला ही कोई नहीं। और आज जो है देख लें क्या किया उन्होंने। इसीलिए लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म इन्वेस्टर थोड़ा बेहतर फायदे में रहता है, या जो टारगेट्स पे ट्रेडिंग करते हैं। लेवल्स नहीं हम बात कर रहे, टेक्निकल लेवल्स की बात नहीं कर रहे, टारगेट्स पे। जिस तरह लोग कहते हैं ना कि जी बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ, किसी को नहीं पता कि भाई डिप क्या है और स्ट्रेंथ क्या है, कहां तक डिप जाएगी और कहां तक स्ट्रेंथ जाएगी। तो हम कहते हैं कि बाय ऑन लोअर टारगेट्स एंड सेल ऑन अपर टारगेट्स। अब हमने कल आपको बताया था कि हमने कुछ बाइंग की है, और आज वो जो कल बाइंग की थी जब वो शेयर्स ऊपर गए तो हमने सेलिंग की। बल्कि आज की मार्केट में सुबह होते ही हमने शाह मुराद के कुछ शेयर्स हमने बेच दिए थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि उसमें कोई ज्यादा बड़ी मूव नहीं बनेगी आज, ना ही डिप आएगी ना ऊपर जाएगा। तो हमने वो थोड़े से बेच के अपने पास थोड़ा सा कैश इकट्ठा किया, और उससे फिर हमने जो शेयर्स डिप में जा रहे थे जैसे पावर सेक्टर वाले और रिफाइनरी को सुबह एकदम थोड़ा सा लो पे ही लेके गए थे, तो हमने कुछ वहां से खरीद लिए। और फिर थोड़ा ऊपर गए तो हमने बेच दिए, फिर थोड़ी डिप आई, और हमने आज थोड़े से पैसों से टारगेट बाइंग और टारगेट सेलिंग में माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त बनाया है आज का वो पैसा जो हम रियलाइज कर चुके हैं। यानी कि खरीद बेच से। और वो हम आपको बताएंगे नहीं, लेकिन बहुत जबरदस्त हुआ है। शायद ही कभी एक दिन में हमें रियलाइज वाला प्रॉफिट इतना ज्यादा हुआ हो, क्योंकि ना मार्केट में ज्यादा बायर्स नहीं थे, ये अपनी मर्जी से उसको जो कुछ मर्जी कर रहे थे। एकदम एक शेयर जो है ना 50 पैसे ऊपर चला जाता, एकदम 50 पैसे नीचे आ जाता, क्योंकि बीच में ना ही कोई बायर होता ना ही कोई सेलर होता। लोग तो डर के घबराए हुए हैं। और टेक्निकल एनालिस्ट ने यकीनन यही कहा होगा कि भाई मार्केट से दूर रहें, मार्केट से दूर रहें। कई लोगों को तो हमने कल खुद कहते सुना कि भाई आप 1 जनवरी के बाद काम करें। ये पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का ही कमाल है। देखिए यहाँ से 2 दिन का ये चार्ट है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। उतना ऊपर तो नहीं है लेकिन काफी ऊपर आ गए हैं। अच्छा, यहाँ से ना कोई आपको बता सकता है, ना हम बता सकते हैं, ना कोई और बता सकता है कि अब आप ट्रेंड में वापस आ गए हैं। हो सकता है कल फिर उसी तरह की डिप दे दें, इन लोगों का कोई पता नहीं है। लेकिन बात वही है कि जो थोड़ा सा पैसा कैश हमने आज इकट्ठा किया है, कल अगर डिप आएगी तो हम उसमें से थोड़े थोड़े से बाय कर लेंगे, अगर ऊपर जाएगा तो थोड़े थोड़े से सेल कर लेंगे, और ज्यादा हमारा लॉन्ग टर्म का वहीं पर रहेगा। लेकिन माशाल्लाह से हमारी ओवरऑल पोर्टफोलियो में भी काफी मुनासिब रिकवरी आई आज। अब ये देखें जैसे जी एटीआरएल का बिल्कुल मार्केट के साथ जैसे हुआ है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एटीआरएल का बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह हुआ है। यानी कि इसने ड्राइव किया है रिफाइनरी सेक्टर ने। पीआरएल का भी बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह हुआ है, एनआरएल का भी बिल्कुल उस तरह हुआ है। अच्छा, हमें तो पता है क्या लग रहा है। लोग आपको जो मर्जी कहते रहे कि भाई ये साल का आखिर चल रहा था, म्यूचुअल फंड ने सेलिंग करनी थी, ये उसकी लेवरेज थी, ये था वो था, वो रेड सी का मसला हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, जो मर्जी लोग कहें। देखें, हम अभी भी उस बात पे कायम है कि ये प्लान करके सब कुछ करते हैं। और ये जो इन्होंने किया है, जो कि अभी पता नहीं अगले 2 दिन क्या करते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा शक हो रहा है कि इन्होंने ज्यादातर इसमें जो है ना अच्छे अच्छे शेयर्स ही गिराए हैं। और ये अच्छे अच्छे शेयर्स वो हैं जो पिछले कुछ अरसे से इनमें फौरन बाइंग आ रही थी, खसूसन पावर में और ऑयल में। हमें कुछ ऐसा शक हो रहा है कि क्योंकि गोरे आजकल छुट्टियों पे हैं, क्रिसमस की छुट्टियों पे हैं, इन लोगों ने सिर्फ इस मौके का फायदा उठाया है। इन्हें पता है कि अगर गोरों के होते हुए ये इन शेयर्स के साथ इस तरह करते तो गोरे ने नीचे जाते ही वो सारे अच्छे शेयर्स बाय कर लेने थे। इन लोगों ने इन क्रिसमस दिनों का इंतखाब इसलिए किया है कि इन्हीं दिनों में वो इन शेयर्स को रगड़ा लगा के पहले नीचे लेके आए हैं, और गोरे के वापस आने से पहले पहले, जो कि वो जनवरी में वापस आएगा, उसके आने से पहले पहले इन तमाम शेयर्स को ये वापस वहीं पे ले जाएंगे जहां से इनको गिराया। अगेन ये हमारा एक आइडिया है, हमारी असेसमेंट है, हम नहीं जानते कितनी हकीकत है इसमें। लेकिन आज की और कल की मूव देख के हमें शक हुआ है, क्योंकि गोरा ये रिफाइनरीज में, पावर सेक्टर में, सीमेंट भी और ऑयल वगैरह, वो वहीं पे उन्होंने ज्यादा बाइंग की है।
और पावर सेक्टर की खास तौर पे जो मूव बनी थी उसमें हमें यही लगता है कि गोरे का फॉरेन कॉर्पोरेट्स का बहुत हाथ है। और उन सबको देखें आपने, एनसीपीएल को कितना गंदा गिराया 2-3 दिन, और आज फिर उसको काफी ऊपर ले गए। आगे भी देखते हैं उसको। लेकिन हमें तो यही शक है कि इन्होंने जो है ना, मौके का फायदा उठाया है कि गोरा छुट्टियों पे है, और इन्होंने कहा कि भाई हम लोकल इन्वेस्टर्स को रगड़ दें, जितना उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं पहुंचा दें और उनसे फायदा हासिल कर लें, और गोरे के आने से पहले पहले मार्केट को या उन शेयर्स को, अच्छे शेयर्स को वहीं पे ले जाएंगे जहां से इन्होंने गिराना शुरू किया। लेट्स सी आगे अगले 2-3 दिन में क्या करते हैं। लेकिन मार्केट में रह के हमने अपना जो नुकसान पिछले कुछ दिनों से हो रहा था वो आज कुछ ना कुछ रिकवर किया। अब कोई पता नहीं कल से फिर नुकसान हो जाए, लेकिन फिर भी रिकवर भी वही करेगा जो मार्केट में रहेगा, यही हम समझाने की कोशिश करते हैं। एफएफएल के साथ भी तकरीबन मार्केट वाला वही सलूक किया कि कल इसको लोड लॉक के पास ले गए और आज सुबह भी इसको एकदम बहुत नीचे ले आए। तो हमने यहाँ पे 2-3 हजार की बाइंग की, इसमें हम ज्यादा नहीं करते। और हमें ब्रोकर का किसी का मैसेज आया था कि भाई अभी कोई शेयर बाय ना करें। और देखें, हमने 10 रुपए पे खरीदा और हमने 11 पे बेच दिया, इंटरडे ट्रेड वाला ना, 2,000 रुपए बन गए। तो जब वो 11 पे चला गया तो हमें ब्रोकर का मैसेज आया कि ये बाय कर लें। तो इनको जो है ना, अब कोई पता नहीं कल फिर इसको गिरा दें। इसी तरह एफएफबीएल का कल इसमें नहीं इतना नीचे गया था, लेकिन उससे पहले कुछ इसको काफी नीचे ले गए थे और आज इसको अपर कैप लगा दिया। फिर जी ये पावर सेक्टर का, रिफाइनरीज की तरह इनमें रिकवरी आई, लेकिन रिफाइनरीज की तरह अपर कैप नहीं लगा। लेकिन इनको भी कल लोड लॉक पे ले जाके और आज काफी मुनासिब रिकवरी आई। एनसीपीएल में भी आई, एलपीएल में भी आई, इसी तरह एनपीएल में भी आई और बाकियों में भी आई। और पीपीएल में भी उसी तरह, पावर सेक्टर की तरह के तकरीबन लोड लॉ के पास तो शायद ले गए थे कल, लेकिन आज उसको उतना ऊपर नहीं लेके आए, लेकिन रिकवरी इसमें भी आई। और बहुत सारे शेयर्स में जिनको इन्होंने सेम पैटर्न पे गिराया है और कल लोड लॉक पे लेके गए, और आज तकरीबन सेम पैटर्न पे उनको आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर भी लेके आए। तो ये है जी सारी कहानियां स्टॉक मार्केट की। और लेवरेज वालों का तो अल्लाह ही हाफिज है। और इस तरह फिर जो ट्रेडर्स जो हैं, गिरती हुई मार्केट में बेच देते हैं और फिर ऊपर जाती हुई मार्केट में खरीदते हैं और इतना बीच का गैप मिस कर जाते हैं और अक्सर नुकसान में रहते हैं। और फिर बहुत सारे लोग जिन्होंने लेवरेज में खरीदा होगा और अच्छे शेयर्स भी उन्होंने नहीं खरीदे होते, और फिर कहते हैं कि जी स्टॉक मार्केट ने हमारा सब कुछ लूट लिया। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया। जी जनाब, सर्किट ब्रेकर्स को देखें तो कल एयरलिंक को लोड लॉक था, आज अपर कैप लगा दिया है। इसी तरह हबीब शुगर का भी जो बायबैक वाली न्यूज है उसकी वजह से काफी आज इसमें अपर कैप लग गया, काफी देर ट्रेड होता रहा है, फिर अपर कैप लग गया। इसी तरह साजियो में भी कल लोअर कैप था, आज अपर कैप है। टॉवलर्स में भी कल लोअर कैप था, अपर कैप है। बहुत सारे शेयर्स में इन्होंने सेम ट्रेंड फॉलो किया है और लोअर कैप में कुछ खास नहीं है आज। फिर आज जी ये ऑर्गेनिक मीट की कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन आई, कोई एक्सपेंशन की बातें कर रहे हैं। ये अक्सर करते ही रहते हैं कि भाई हम एक्सपेंड कर रहे हैं, हमारा बिजनेस बेहतर होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन ईपीएस में वो अभी तक तो इतना रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। ईपीएस इनका जो लास्ट आया था कोई इतना अच्छा नहीं था, एक दफा देख लेते हैं। इसलिए हमने इसमें से इसको ग्रोथ के तौर पे पहले आइडेंटिफाई किया था, लेकिन फिर हम इसमें से थोड़ा सा साइडलाइन हो गए थे। देखिए 23 में तो 5 रुपए था, लेकिन Q1 24 में कितना कम हो गया, तो इसलिए हमने इसको अवॉइड किया। फिर दो और शुगर कंपनीज के आज रिजल्ट्स आए। एक आया जी मीरपुर खास का, इन्होंने कुछ नहीं दिया, लेकिन ये इंटरिम पे बोनस दे चुके हैं, 200% दे दिया था। इनकी जो ईपीएस है वो 18 रुपए आ रही है। अगर ये बोनस ना दिया होता तो ये 54 रुपए होती, लेकिन फिर उस हिसाब से प्राइस भी थोड़ी ऊपर होती और पिछले दफा से बहुत बेहतर हो गई है ईपीएस। लेकिन वही बात है कि बड़े वो कंजूस निकले कि वो 1 रुपए का भी डिविडेंड नहीं दिया। तो रिजल्ट अच्छा है, प्राइस इसकी 51 के आसपास है, पॉजिटिव ही रहा। हालांकि कई दफा डिविडेंड ना देने पे मार पड़ जाती होती है, लेकिन ये है कि मतलब इससे बेहतर कंपनियां हैं जो डिविडेंड देती हैं, खसूसन शुगर की भी। तो हमारा इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। फिर आया जी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट शुगर सेक्टर का एक और, अल अब्बास शुगर, और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग इन्होंने दिया कैश डिविडेंड। 6 रुपए का दिया, 50 रुपए पहले दे चुके हैं। लेकिन अगर आपको इनकी अर्निंग दिखाएं तो ये देखें जी, 212 रुपए की अर्निंग है, डबल हो गई है पिछली दफा से। तो इस हिसाब से इसमें आज तो हमारी भी ही एक्सपेक्टेशंस थी कि डिविडेंड थोड़ा ज्यादा देंगे, और लोगों की भी शायद यही हो, इसलिए इसमें मार पड़ी, बल्कि काफी मार पड़ी। तो हमने भी थोड़े से इसमें शेयर्स रखे थे, ज्यादा तो हमारा शुगर सेक्टर में शाह मुराद में ही है, तो हमने फौरन इसको बेच दिया।
लोड लॉक पे ही बेच दिया। देखें, एक क्विक डिसीजन लेना होता है। हम नहीं जानते कि यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, लेकिन हमें रिजल्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। हमने अपना थोड़ा नुकसान में बेच दिया और वहीं पे हमने उस टाइम पे 53 रुपए का चल रहा था हबीब शुगर, ये बेच के हमने उसमें शिफ्ट हो गए क्योंकि हमें लग रहा था कि शायद थोड़ी सी उसमें मूव बन जाए बायबैक की वजह से। तो वो फिर बाद में अपर कैप हो गया, तो हमारा यहाँ से नुकसान थोड़ा सा सेम डे में वहीं से रिकवर हो गया। कहने का मकसद है कि आपको रिजल्ट देख के अपना फैसला करना होता है। हम किसी को नहीं कह रहे कि यहाँ से बेच दे या खरीद ले। हमारे मुताबिक ये इसका अच्छा डिविडेंड नहीं आया था, हमने इसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा लगाई हुई थी। ये देखें, पीछे इन्होंने असल में ना एक्स्ट्रा मीटिंग करके ना 25 रुपए दे दिए थे, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। बेहतर यही था कि ईयर एंड पे देते। अगर उन्होंने ईयर एंड पे 6 रुपए देने से तो इससे बेहतर था 31 रुपए का ईयर एंड पे दे देते, वो ज्यादा लोग खुश होते। लेकिन वो उन्होंने एक्स्ट्रा दिया था, तो हमने ये असेसमेंट अपनी की हुई थी कि शायद वो उन्होंने फालतू दिया है और ईयर एंड पे भी 15 रुपए का डिविडेंड, 15 से 25 रुपए का डिविडेंड और दे सकते हैं, क्योंकि अर्निंग तो अच्छी की उम्मीद थी। तो उन्होंने 6 रुपए देके बहुत डिसअपॉइंट किया है। तो इसमें हमने जब भी शुगर सेक्टर की असेसमेंट की थी और अगर हमने इसकी एस्टिमेटेड डिविडेंड कोई 70-80 रुपए कहा होगा तो वो असेसमेंट अब इनवैलिड हो गई। बाकी ईपीएस बहुत अच्छी है, तो आप रखना चाहें बेशक रखें, लेकिन हम आपको ना बस एक चीज दिखा देते हैं अभी ना फाइनेंशियल्स खोल के। एक तो इसका भी खुला हुआ है ना, हम साथ ही एक शाह मुराद का भी खोल लेते हैं एक क्विक कंपैरिजन के लिए। अच्छा जी, तो इसकी ईपीएस है जी 212 रुपए और शाह मुराद की ईपीएस है 181 रुपए। अब ये हम नहीं जानते कि अगले साल क्या है, दोनों इतना मेंटेन कर लेंगे या इससे ज्यादा करेंगे या एक ज्यादा कर लेगी या दूसरी, लेकिन अभी के हिसाब में तकरीबन मिलती जुलती ईपीएस है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 15-20% का फर्क है। ठीक है, अल अब्बास ने डिविडेंड दिया 56 रुपए का, शाह मुराद ने डिविडेंड दिया 50 रुपए का। ठीक है, यानी कि उस हिसाब से एक जैसी कंपनी लग रही है इस वक्त। और प्राइस के हिसाब से ये देखें कितना ज्यादा फर्क है। ये 480 पे है अल अब्बास और वो है जी 284 पे। अब यहां से जो है ना, लॉजिकल असेसमेंट तो यही बनती है कि अगर कोई शख्स इन दोनों में से कोई एक कंपनी चूज करना चाहता है तो उसको शाह मुराद ही चूज करना चाहिए। लेकिन ये और बात है, स्टॉक मार्केट में यू नेवर नो कि शाह मुराद अगले एक साल में 300 के आसपास ही रहे और अल अब्बास 800-900 पे चला जाए। उन गेम्स का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लॉजिकल यही है कि इन दोनों में से कोई एक शेयर सिलेक्ट करना है तो शाह मुराद बनेगा। हाँ, अगर अल अब्बास कोई 80 रुपए 90 रुपए का डिविडेंड दे दिया होता तो कहानी डिफरेंट होती, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अच्छा, अब इसमें ना दो चीजें हो सकती हैं। तो हमारी असेसमेंट के मुताबिक क्योंकि रिजल्ट्स और डिविडेंड सिमिलर हो गया है, तो हो सकता है आने वाले एक साल में इन दोनों की प्राइस आसपास हो जाए। जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो या तो शाह मुराद की प्राइस ऊपर जाएगी या अल अब्बास की प्राइस नीचे आएगी। लॉजिकली दोनों का रेट सेम होना चाहिए फाइनेंशियल लॉजिक के मुताबिक। अब चाहे शाह मुराद की प्राइस ऊपर जाए या अल अब्बास की प्राइस नीचे आए, दोनों सूरतों में अल अब्बास में इन्वेस्टमेंट करनी नहीं बनती, शाह मुराद में की जा सकती है। लेकिन सिर्फ वो लोग जो शुगर सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और यही कि इस सेक्टर के शेयर्स में वॉल्यूम ज्यादा नहीं लगते। तो अगर इस सेक्टर के शेयर्स की प्राइस नीचे आनी शुरू हो जाए और आपको क्विक कैश की जरूरत पड़ जाए कि आप अपने शेयर्स बेचना चाहें, तो फिर आपको बायर नहीं मिलेंगे, कई दफा आपको नुकसान में बेचना पड़ सकता है। तो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसमें टिकें, ट्रेडर्स तो बिल्कुल भी ना आए, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जिनको कैश की कभी भी जरूरत पड़ सकती है वो भी अवॉइड करें। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगेन शाह मुराद इज बेटर ऑप्शन देन अल अब्बास। लेकिन एक साल बाद अगर शाह मुराद 300 पे ही रहा और अल अब्बास 1000 पे पहुंच गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस ये चीज अल अब्बास के हक में जा सकती है कि इसकी प्राइस क्यों ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, कि इसका फ्री फ्लोट बहुत कम है। इसकी प्राइस ज्यादा नीचे जानी शुरू हो जाए तो हो सकता है इसके डायरेक्टर्स ही खरीद लें, और इतने थोड़े से फ्री फ्लोट की वजह से कोई पता नहीं ये इसको 1000 तक ले भी जाएं। और शाह मुराद का देखें तो उसका फ्री फ्लोट ज्यादा है, 35%। तो जी ये था आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।